सॉरी पीक से नहीं, लिस्टिंग प्राइस से डाउन है। तो ये इन सभी कंपनीज में से हवा निकल रही है। 50 to 70% ये मार्केट जो स्पैक के थ्रू लिस्ट हुए थे वो स्टॉक्स डाउन हो गए हैं। रियल अर्निंग्स की तरफ स्टॉक चेज इंस्टीट्यूशंस चेज कर रहे हैं। तो उसमें अगेन दो तरह के मार्केट रह जाते हैं। रियल इकोनॉमी है जो थोड़ा कोविड से कंफ्यूज्ड है, बट आई थिंक उसमें रिवाइवल ग्रेजुअली आ रहा है और फाइनेंशियल्स उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं। और दूसरा ये 5-6 स्टॉक्स हैं जहां पर अर्निंग्स भी हैं लेकिन मल्टीपल्स हाई हैं, बट अगेन दे आर फ्लाइट टू सेफ्टी। लोग एप्पल खरीदने लगते हैं कि यार 30 की अर्निंग्स पे भी एप्पल ऑलवेज सरप्राइज करता रहता है, तो उतना महंगा नहीं है क्योंकि कम से कम 350 बिलियन की सेल्स भी तो करता है। तो इस तरह की अर्निंग्स में लोग जा रहे हैं और काफी पैसा इन कंज्यूमर स्टेपल्स में भी पार्क्ड है। वॉलमार्ट और टारगेट और कॉस्को इन जैसी कंपनीज में भी पार्क्ड है। तो अगेन अर्निंग्स देखिए नीरज जी, शेयर खरीदना एक बिजनेस में पार्टिसिपेशन है और शेयर ऑफ अर्निंग्स है, और अगर शेयर ऑफ अर्निंग्स है तो शेयर ऑफ लॉसेस भी हो जाता है वो। तो आई थिंक ये कुछ स्पेशली न्यू एज कंपनी से बच के रहे। वहां पर आप शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर ऑफ लॉसेस खरीद रहे हैं आज की तारीख में। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके नीलेश सर, फेयर वैल्यू पे आ गया मार्केट, काफी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब ये मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारे सेक्टर्स लिक्रेटिव दिख रहे हैं, ऊपर से काफी करेक्शन हुआ है, तो कहाँ नजर रखनी चाहिए लोगों को? एक दो सेक्टर बताइए जहां पे आपको लगता है कि अब अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है लोगों को। नीरज जी, हमें लगता है कि अब फार्मा सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसने ब्रॉड मार्केट को पिछले 1-1.5 साल में अंडर परफॉर्म किया है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है और अगर ओमिक्रॉन की स्केयर बढ़ती है तो ये सेक्टर नेचुरल चॉइस बनेगा। दूसरा सेक्टर जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है वो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और होम इम्प्रूवमेंट है। इसमें कई स्टॉक का मार्केट से ज्यादा गिरे हैं और उस वजह से अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल रही है। आने वाले समय में लोग नए घर खरीदेंगे, अपने पुराने घरों को रंग रोगान करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, मरम्मत करेंगे। तो आने वाले कुछ सालों के लिए रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और होम इम्प्रूवमेंट अच्छा से अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देंगे और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ मार्केट के प्रॉफिट ग्रोथ से ऊपर रहेगी। तो ये दो सेक्टर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। फार्मा और रियल एस्टेट करें सर। रियल एस्टेट जब आप कह रहे हैं तो क्या उसके अंदर फिर सीमेंट, स्टील भी शामिल करें? सो ये रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और होम इम्प्रूवमेंट तीनों है। रियल एस्टेट में बहुत कम कंपनीज है जहां पे आपको गवर्नेंस अच्छा मिलता है, तो इसको आप प्लाईवुड, टाइल्स, पेंट्स, केबल्स, वायर्स, सीमेंट, ये प्लस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, ये सारी चीजों को मिला के अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सर अगर रियल एस्टेट को कोई एनबीएफसी के थ्रू प्ले करना चाहे जो होम लोन प्रोवाइडर हैं, तो क्या वो सही होगा? इसमें एनबीएफसी से ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र अच्छा रहेगा। बहुत सारी बैंक होम लोन के ऊपर, रिटेल लोन के ऊपर आजकल कंसंट्रेट कर रही है और उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग एनबीएफसी के सामने बहुत कम रहती है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त एनबीएफसी से ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। ओके, बैंकिंग में ध्यान देना चाहिए। मेरे सर आपको क्या अच्छा लग रहा है इस समय इस मार्केट में जहां पे निवेशकों को अपनी नजर रखनी चाहिए, अपने पैसे डालने चाहिए? तो लास्ट 1.5 साल से हमने ये थीम, ब्रॉड थीसिस था कि जिस तरह की फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है, तो उनकी रिकवरी ज्यादा फास्ट हुई है और वो हम मार्केट परफॉर्मेंस में देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि इंडिया का समय आ गया है, क्योंकि इंडिया का जो नेचुरल ग्रोथ है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं, रिटेल एक्टिविटीज हैं, वो नॉर्मल बेसिस पे आ रही है। एंड प्लस गवर्नमेंट ने जिस तरह की कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट इंट्रोड्यूस करी है, पीएलआई स्कीम्स जिस तरह से बहुत ही तेज गति से रोल आउट हो रही है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, और जैसे नीरज भाई ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत साल के बाद बहुत लो है और हाउसिंग लोन्स अच्छी तरह से बहुत चीप तरीके से मिल रही है। ये जो है, प्लस जो जिस तरह से तेजी हमें आईटी सेक्टर में दिख रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है, उस तरह से लगता है कि जो अर्बन डिमांड है और प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट लिंक थीम्स है उससे काफी फायदा होगा। तो उसमें बैंकिंग आ जाता है, उसमें जो छोटी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं,
उसमें मेरे ख्याल से काफी फायदा होगा। और बैंकिंग में मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज्यादा रोल रहेगा और पब्लिक सेक्टर में जो टॉप 1 या 2 बैंक्स हैं उनका रोल रहेगा। बाकी तो मार्केट शेयर गेन प्राइवेट सेक्टर ही करता रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और जो सिक्लिकल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से फायदा होगा, वो थीम्स हम अब देख रहे हैं। ग्लोबल सेक्टर्स में आईटी अच्छा लगता है, लेकिन पहले से थोड़ा कम। आईटी अच्छा, लेकिन पहले से थोड़ा कम। अभी इसमें एक और सवाल आईटी आपसे पूछूंगा, सेकंड राउंड में आता हूं मैं। अनुराग, आपको क्या पसंद है? आप थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे कि ये फाइनेंशियल वाला, तो इसमें स्पेसिफाई करिए क्या अच्छा लगता है आपको फाइनेंशियल में? तो नीरज जी, वही है कि वैल्यू वहां पर है जहां पर मार्केट्स ने रफ्तार उतनी नहीं पकड़ी है, और आई थिंक बैंकिंग उसमें बहुत अच्छा थीम है। देखिए, अगर इंडिया स्टोरी में आप बिलीव करते हैं तो देयर इज कोई रीजन नहीं कि आप बैंकिंग में ना बिलीव करें, और ये वैल्यूएशन बड़ा रीजनेबल अभी चल रहा है। अगर आप एक तो सब कंपैरिजन आप पिछले 1-2 साल के कंपैरिजन ना करें, 2020 से कंपेयर करें, तो बैंक निफ्टी तब भी करीब 32,000 के आसपास के लेवल पर था और अभी करीब 40 का पीक टच करके नीचे आया। बैंकिंग सेक्टर 2-3 साल से उसमें उतना रिटर्न नहीं आया, तो आई थिंक वहां पर एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो इकोनॉमी का रेप्लिका है और इकोनॉमी के साथ में ग्रो करता है, और उससे आगे नॉमिनल जीडीपी से 6-7% ऊपर ही ग्रोथ देते हैं बैंक्स जब भी होता है। प्लस एनपीएस सारे तकरीबन जा चुके हैं इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। एनपीएस का जो बैलेंस शीट क्लीनअप है वो ऑलरेडी हमारे 2015 से जो चल रहा था, द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट वो बैंक्स की बैलेंस शीट तो सॉल्व हो गई है। तो आई थिंक वो सेक्टर बहुत अच्छे हैं। रिवाइव एनबीएफसीज में देखिए थोड़ा फ्रॉथ है, बिकॉज अगेन लेंडिंग में हम कहते हैं ना कि वो प्रॉफिट्स कम बिफोर बट लॉसेस रियली फॉलो यू सून आफ्टर। तो वो बुक को साइज तो बढ़ा देते हैं लेकिन प्रॉफिट्स देखते हैं, लेकिन लॉसेस भी रियली कैचअप कर रहे होते हैं। जैसे ही वो रफ्तार में कमी आती है ग्रोथ में तो लॉसेस कैचअप कर जाते हैं। तो आई थिंक एनबीएफसी में थोड़ा दूर रहें, बैंक्स पे फोकस करें, वो अच्छा है। सेकंड, आई थिंक ऑटोज का अच्छा रिवाइवल है। इतना जल्दी मुझे लगता है इंडियन फ्लेयर टू बाय द कार्स वो जाने वाला नहीं है, वो जरूर रहेगा। आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स बाकी जो है ना नीरज जी, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज देखिए फार्मा में डायनामिक्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो उसमें वो लोग पैसा लगाएं जिनको थोड़ी समझ है सेक्टर की, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल कंपनी के फॉर्च्यून्स को रियली चेंज कर देता है और एक लॉसूट उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो यहां पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मा कंपनीज बहुत सारी एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, और यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी किस तरफ बैठे ही हमने पिछले 2-3 साल में देखा भी है। रियल एस्टेट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, तो वहां पर भी डिस्कवर करना मुश्किल होता है, और वो प्रॉफिट्स जो बिल्डर्स के पास आते हैं वो बैलेंस शीट पे ट्रांसफर हो। आई थिंक मैंने देखा है कि वो पास्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है नीरज जी, तो अंडर वैल्यू दिख रहे हैं बट वैल्यू ट्रैप हो सकता है नीरज जी। तो उसमें वही तो नीलेश सर कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से चुन के बढ़िया क्वालिटी के जो है, और या फिर जो उनकी एलाइड इंडस्ट्री जो उनको सपोर्ट करती है उन पे करना चाहिए।